हमारे पिछले वीडियो में हमने सीखा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिक वैल्यू है और फोर्स का डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसमें फोर्स एक्ट करती है। हमने इस एग्जाम्पल को लिया था जहां 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड की फोर्स ईस्ट डायरेक्शन में डेस्क पर एक्ट कर रही थी और फिर 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड की फोर्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। ध्यान दें कि न्यूटन को एन से डिनोट किया गया है और ये फोर्स की यूनिट है। लेकिन क्या किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर सकती है? जी हाँ, वास्तव में लगभग सभी एग्जाम्पल जो हमने देखे हैं ऑब्जेक्ट पर हमेशा एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करती है। इसके अलावा फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर सकती है। तो यदि किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट करती है तो वो कैसे बिहेव करेगा? चलिए हम देखते हैं। उदाहरण के लिए इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को लें। इस पर ऊपर के डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और नीचे की डायरेक्शन में 10 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। क्या ऑब्जेक्ट हिल रहा है? यदि हाँ, तो ये किस डायरेक्शन में हिल रहा है? इसका जवाब है कि ये कहीं नहीं जा रहा है। हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट पर एक से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रही है। ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाली दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। उनकी डायरेक्शन क्या है? एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है और दूसरे ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। इसलिए दोनों ही फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रही हैं। ऑब्जेक्ट हिल नहीं रहा है क्योंकि ये इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। क्योंकि फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, हम कहते हैं कि फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 है। अब इस दूसरे ऑब्जेक्ट को देखें। ऊपर की डायरेक्शन में इस पर 15 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है और नीचे की डायरेक्शन में 20 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है। क्या यहाँ फोर्सेस बैलेंस में है? नहीं, ये अनबैलेंस्ड हैं क्योंकि वे एक दूसरे को कैंसिल नहीं करती हैं। यहाँ नेट फोर्स 0 नहीं होगी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर नेट फोर्स कितनी होगी? जी हाँ, ये नीचे की ओर 5 न्यूटन होगी। 20 - 15 5 है और जैसे कि नीचे की ओर फोर्स मैग्नीट्यूड में ज्यादा है, नेट फोर्स नीचे की ओर 5 न्यूटन होगी। इस ओर ऑब्जेक्ट हिलेगा नीचे की ओर। ये हमें बताता है कि अगर दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं तो उस पर एक्ट करने वाली नेट फोर्स दोनों ही फोर्सेस के बीच का अंतर होगी। पहले ऑब्जेक्ट के लिए दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन था और वे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे। ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 10 - 10 थी जो कि 0 है। आइए एक और एग्जाम्पल देखें। अब इस इमेज को देखें और इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाली नेट फोर्स को खोजने की कोशिश करें। इस केस में भी ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन इस बार फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। इस केस में नेट फोर्स ऊपर की दिशा में 15 न्यूटन होगी। एक ही डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट करने वाली फोर्सेस एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती हैं। यह है इसका एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आप एक बहुत भारी लोड को हिलाना चाहते हैं और आप अकेले इसे हिला नहीं पाते। आप क्या करोगे? आप मदद लेंगे, राइट? तो आप और आपके दोस्त एक साथ मिलकर लोड को आसानी से हिला लेंगे। इसका क्या कारण है? यहाँ दो फोर्सेस डेस्क पर एक्ट कर रही थी, आपकी और आपके दोस्त की, और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी। दोनों ही फोर्सेस ने साथ मिलकर ज्यादा नेट फोर्स प्रोड्यूस किया। याद रखें, अगर दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही हैं तो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स दोनों फोर्सेस के बीच का डिफरेंस होगी। और अगर दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती हैं तो ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स दोनों फोर्सेस का सम होगी। जमीन पर पड़ी है, ये रेस्ट कर रही है और किसी भी डायरेक्शन में हिल नहीं रही है। इस गेंद को आगे हिलाने के लिए आपको फोर्स लगानी होगी, तो आप गेंद को इस डायरेक्शन में पुश करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होगा? असाधारण कुछ भी नहीं, सिवाय इसके कि गेंद आगे की दिशा में हिलने लगी। शुरुआत में गेंद रेस्ट कर रही थी, लेकिन अब इसने हिलना शुरू कर दिया है। इसका क्या मतलब है? हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट से हिला सकती है। दूसरे शब्दों में, फोर्स ऑब्जेक्ट्स को मोशन में डाल सकती है। ये वो फोर्स थी जिसे आपने गेंद पर लगाया था।
इसने गेंद को अपनी स्टेशनरी पोजीशन से हिलाया। क्या होगा अगर आप मूव होते ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई करते हैं? मान लीजिए हम इस मूव होती गेंद पर फोर्स अप्लाई करते हैं। हम इस फोर्स को गेंद की मोशन के ही डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, यानी कि गेंद राइट की ओर मूव हो रही है और इस मूव होती गेंद पर जो फोर्स हमने अप्लाई की है वो भी इसी डायरेक्शन में है। इस केस में आपने क्या नोटिस किया? गेंद की स्पीड बढ़ती है या घटती है? गेंद अब ज्यादा स्पीड के साथ मूव हो रही है। आप इसका क्या मतलब समझेंगे? हम मानते हैं कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकती है। यहां पर फोर्स सेम डायरेक्शन में अप्लाई की गई थी और इसलिए ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ गई। लेकिन क्या फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को घटा सकती है? बेशक ये कर सकती है। अब आप अपना हाथ यहां रखें और गेंद की मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करें। आप क्या देखते हैं? गेंद अपना डायरेक्शन बदल देती है और थोड़ा चलकर रुक जाती है। आप इससे क्या कंक्लूड करते हैं? गेंद इस डायरेक्शन में मूव हो रही थी और आपके हाथ ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, गेंद के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए फोर्स ने गेंद के मोशन के डायरेक्शन को बदल दिया। फोर्स ने न केवल मोशन का डायरेक्शन बदला बल्कि गेंद की स्पीड को भी कम कर दिया। आप देखते हैं कि गेंद आपके हाथ से टकराने के बाद रुक जाती है। हम इस केस में दो चीजें कंक्लूड करते हैं। पहला ये कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकती है और दूसरी, फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन के डायरेक्शन को भी बदल सकती है। पहले केस में हम गेंद के मोशन के ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे। इस फोर्स ने गेंद की स्पीड बढ़ा दी। यदि ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की गई फोर्स उसके मोशन के डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाती है। दूसरे केस में हम गेंद के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगा रहे थे। इस फोर्स ने गेंद की स्पीड कम कर दी। अगर फोर्स मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जाती है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है। वास्तव में यह न केवल इसके स्पीड को कम करती है बल्कि इसके डायरेक्शन को भी बदल देती है। यहां जब हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं ये चीजें हो सकती हैं। फोर्स ऑब्जेक्ट को रेस्ट पोजीशन से मूव कर सकती है। फोर्स ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को बदल सकती है। फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा या घटा सकती है और फोर्स इनमें से एक से ज्यादा चीजें भी कर सकती है। इनमें से एक से ज्यादा? जी हां, हमने आखिरी केस में देखा कि फोर्स ने दोनों को बदला, स्पीड के साथ साथ गेंद का डायरेक्शन भी। हमने सभी सेंटेंसेस में शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन में परिवर्तन नहीं करती है। पहले केस में हमने मूव होती हुई गेंद के ही डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इसलिए फोर्स ने हमारे ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को नहीं बदला। इसी तरह अगर आप किसी भारी ऑब्जेक्ट को हिलाने की कोशिश करें, जैसे कि एक भरी हुई गाड़ी को, तो जो फोर्स आपने अप्लाई की है वो किसी भी डायरेक्शन में व्हीकल को मूव करने में असमर्थ होगी। तो फोर्स हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन को नहीं बदलेगी। यही कारण है कि हमने अपने सेंटेंस में शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या कुछ और है जो फोर्स बदल सकती है? जी हां, और एक चीज है जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करके बदल सकती है। हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि फोर्स किस तरह से ऑब्जेक्ट्स को अफेक्ट कर सकती है। ये उनकी स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकती है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स उसे मूव कर सकती है और अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करके उनकी गति को बढ़ा या घटा सकती है। ये किसी ऑब्जेक्ट की दिशा को भी बदल सकती है। इनके अलावा एक और चीज है जो फोर्स कर सकती है। चलिए हम देखें कि वो क्या है। यहां हमारे पास एक स्पंज बॉल है जिसका आकार लगभग एक परफेक्ट स्फीयर जैसा है। अब इसे अपने हाथ में पकड़ें और प्रेस करें। क्या ये अब भी एक स्फीयर है? वास्तव में नहीं। हम देखते हैं कि इसने अपनी स्फेरिकल आकार खो दी है और अब ये एक अजीब दिखने वाली आकार में है। जब आप गेंद को रिलीज करते हैं तो ये अपने इलास्टिक प्रॉपर्टीज के कारण अपने ओरिजिनल आकार में वापस आ जाती है। इसलिए जब आपने इस गेंद को प्रेस किया तो आपने इस पर फोर्स अप्लाई की और फोर्स के कारण गेंद के शेप में टेम्पररी बदलाव आया। स्पंज बॉल के बजाय आटे का एक टुकड़ा लें और सेम एक्सपेरिमेंट करें। इसे अपने हाथ में पकड़ें और इसे प्रेस करने की कोशिश करें। आटे का टुकड़ा एक नया शेप लेता है। हालांकि यहां जब आप आटा रिलीज करते हैं तो ये अपने ओरिजिनल शेप में फिर से नहीं लौटता।
इसे रिलीज करने के बाद भी ये डिफॉर्म्ड ही रहता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि फोर्स ने आटे के शेप में एक परमानेंट चेंज लाया है। इस आटे को उसके ओरिजिनल शेप में रिस्टोर करने के लिए हमें उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की जरूरत होगी। इन दो एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा है कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार में टेम्पररी या परमानेंट चेंज कर सकती है। वास्तव में अगर किसी ऑब्जेक्ट के आकार में बदलाव होता है तो इसका मतलब है कि कोई फोर्स उस पर काम कर रही है। एक ऑब्जेक्ट अपने आप ही अपना आकार नहीं बदल सकता है। ऐसा करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। यहाँ कुछ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने पर उनके आकार में बदलाव आता है। याद रखें, आकार में बदलाव परमानेंट या टेम्पररी हो सकता है। जब हम बीन बैग पर बैठते हैं तो वो अपना आकार बदल देता है। जब आप पेस्ट को बाहर निकालने के लिए टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाते हैं तो हम उसका आकार बदलते हैं। जब आप रबर बैंड को अपनी उंगलियों से खींचते हैं तो आप टेम्पररी रूप से इसका आकार बदल देते हैं। जैसे ही आप इसे रिलीज करते हैं ये अपना आकार फिर से पा लेता है। क्या ये ऑब्जेक्ट जो अपनी असली आकार को फिर से पा लेते हैं उनका कोई स्पेशल नाम है? जी हाँ, वो मटेरियल जो फोर्स को हटाए जाने पर अपने आकार को पा लेते हैं उन्हें इलास्टिक मटेरियल कहा जाता है। यहाँ रबर बैंड और स्पंज बॉल इलास्टिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। चलिए फिर से बात करते हैं फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में। हम इस लिस्ट में क्या ऐड कर सकते हैं? जी हाँ, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार को बदल सकती है। आप लोहे की कील को हथौड़े से मारते हैं। आप कील के फ्लैट साइड पर फोर्स अप्लाई करते हैं। कील का नुकीला हिस्सा जो दीवार के साथ कांटेक्ट में है वो उसे छेदने की कोशिश में दीवार पर फोर्स अप्लाई करता है। अब हम आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं। क्या होगा अगर आप कील के नुकीले हिस्से को हथौड़े से मारें और फ्लैट साइड से छेदने की कोशिश करें? ज्यादा फोर्स अप्लाई करने के बावजूद भी आपको कील के फ्लैट हिस्से को दीवार के अंदर पुश करने में मुश्किल होगी। इसका क्या कारण है? इसकी वजह यह है कि जो प्रेशर कील की नोक ने दीवार पर अप्लाई किया है वो बहुत ज्यादा है उस प्रेशर से जो कील के फ्लैट सरफेस ने अप्लाई किया है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? पहले इस पर गौर करें कि कील की नोक का हिस्सा उसके फ्लैट सरफेस के हिस्से के मुकाबले में बहुत कम है। यह हमें बताता है कि सरफेस का एरिया जिस पर फोर्स लगाई गई है वो मायने रखता है। ये हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन हम पहले प्रेशर को डिफाइन करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पर यूनिट एरिया पर लगने वाली परपेंडिकुलर फोर्स को प्रेशर कहते हैं। ये आसान है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। हमें पहले से ही पता है कि फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन है, जिसे एन से डिनोट करते हैं, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर्ड होती है। इसलिए प्रेशर की एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड हुई। ये पास्कल भी कहलाती है, जिसे पीए से डिनोट करते हैं। इसे पास्कल क्यों कहा जाता है? इसे ब्लेज पास्कल नामक एक फ्रेंच साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए ये नाम दिया गया है, जिन्होंने हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स में योगदान दिया है। इस इक्वेशन को गौर से देखिए। यहाँ एरिया फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है। ये एरिया क्या है? खैर, ये एरिया और कुछ नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट का एरिया है जिस पर फोर्स अप्लाई की गई है। मान लीजिए कि मैंने फोर्स को कांस्टेंट रखा है और उसके एरिया को बढ़ाते जा रहा हूं, तो प्रेशर का क्या होगा? क्या प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? इसका जवाब देने के लिए मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है और हम उसके न्यूमरेटर टर्म को कांस्टेंट रखें और सिर्फ डिनोमिनेटर टर्म को बढ़ाते रहें, तो क्या फ्रैक्शन बढ़ेगा या फिर घटेगा? निश्चित ही वो घटेगा। प्रेशर घटेगा अगर फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए हम एरिया को बढ़ाएं। अब इस नई मिली हुई जानकारी से हम पुराने एग्जाम्पल को वापस देखते हैं, कील और दीवार। गौर करें कि अब हम फोर्स को दीवार के सरफेस पर परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं। कील और दीवार के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आपने देखा होगा कील के नोक का एरिया कील के फ्लैट सरफेस के मुकाबले में बहुत कम है, और इसी कारण पहले केस में कांटेक्ट का एरिया बहुत कम हो जाता है। इसलिए कील की नोक को आसानी होती है दीवार में छेद करने के लिए। आप दीवार में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन का भी उपयोग कर सकते हैं। आप देखते हैं कि उसकी टिप भी नुकीली है। आप सब्जियों को आसानी से काट सकते हैं छुरी के धार वाले किनारे से।
लेकिन अगर आप बिना धार वाले किनारे का उपयोग करते हैं तो बहुत ही मुश्किल होगी उसे काटने के लिए। इस केस में क्या कारण है? वैसे तो पहली नजर में हमें दोनों ही किनारे एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें, धार वाले किनारे पर छोटे ट्रायंगल जैसे तेज बाहरी नोक बनी होती हैं और दूसरे किनारे पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप सब्जी को धार वाले किनारे से काटेंगे तो सब्जी और चाकू के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम हो जाएगा। इसलिए चाकू के धार वाले किनारे का इस्तेमाल करके सब्जी पर अधिक प्रेशर डाला जाता है। पेड़ों को काटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली कुल्हाड़ी में भी तेज धार वाले किनारे होते हैं। एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने की वजह से पेड़ पर प्रेशर बढ़ जाता है। अब तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे उनमें हाई प्रेशर का इस्तेमाल किया गया है। ये बताता है कि किस तरह कुछ केसेस में हाई प्रेशर हमारे लिए यूजफुल होता है, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता। बहुत सी स्थितियों में हमें लो प्रेशर की जरूरत होती है। चलिए हम लो प्रेशर के कुछ प्रयोगों या फायदों को देखते हैं। हम बर्फ पर चलने के लिए स्नो शूज का इस्तेमाल करते हैं। इसका कारण बहुत आसान है। बर्फ के कांटेक्ट में ज्यादा एरिया होने के कारण स्नो शूज बर्फ पर प्रेशर घटा देते हैं। इससे हमारे पैर बिना धंसे उस पर चल पाते हैं। साधारण जूतों के केस में एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम होता है। इससे बर्फ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है और हमारे पैर उसमें गहराई तक धंस जाते हैं। ध्यान दें कि दोनों मामलों में बर्फ पर लगने वाली फोर्स एक समान ही है। ये फोर्स और कुछ नहीं बल्कि बर्फ पर हमारा वजन है। क्या आपने कभी सोचा है कि सेना के टैंक के पहिए जमीन के बजाय क्यों स्टील की पटरियों पर चलते हैं? ध्यान दें कि पहिए स्टील की पटरियों पर हैं, न कि जमीन को छू रहे हैं। सेना का टैंक साइज में बहुत बड़ा होता है। अगर उसके पहिए जमीन पर चले तो जमीन के साथ कांटेक्ट एरिया कम होने के कारण जमीन पर प्रेशर बहुत बढ़ जाता। पटरियों के कारण जमीन के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत बढ़ जाता है और इसलिए जमीन पर प्रेशर कुछ हद तक कम हो जाता है। सभी एग्जाम्पल्स जो हमने अब तक इस वीडियो में देखे हैं, उन सब में एक सॉलिड दूसरे सॉलिड पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। क्या लिक्विड्स भी प्रेशर अप्लाई करते हैं? ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पानी से भरा एक बीकर है। हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पर नीचे की ओर फोर्स लगाती है। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं गेंद को रिलीज करता हूँ तो वो नीचे की दिशा में उस पर अप्लाई किए गए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जमीन पर गिरती है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स भी पानी को नीचे खींचने की कोशिश में बीकर के अंदर पानी पर एक्ट कर रही है। फोर्स क्या करती है? जी हाँ, प्रेशर क्रिएट करती है। ये फोर्स पानी में प्रेशर बनाती है और ये प्रेशर सभी जगह समान नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए 2 पॉइंट्स को कंसिडर करें, ए और बी। प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, पॉइंट ए या पॉइंट बी पर? गेस कीजिए। प्रेशर ज्यादा होगा इस पॉइंट बी पर। इसे समझने के लिए हम पानी को ऊपर से नीचे तक अलग अलग लेयर्स में बांट देते हैं। फोर्स हर एक लेयर पर नीचे की ओर एक्ट करती है। इसी कारण हर एक लेयर नीचे की लेयर्स को नीचे की दिशा में पुश करती है। इसका मतलब है हर एक लेयर नीचे की दिशा में उसके नीचे की लेयर्स पर एक प्रेशर अप्लाई कर रही है। पानी की ऊपरी लेयर नीचे की हर एक लेयर पर नीचे की ओर प्रेशर अप्लाई कर रही है। इसी तरह ये लेयर नीचे की लेयर्स पर प्रेशर अप्लाई कर रही है। पॉइंट बी इस लेयर में है और बी के ऊपर ए की तुलना में अधिक लेयर्स हैं। या फिर दूसरे शब्दों में पॉइंट बी के ऊपर पानी का वजन पॉइंट ए के ऊपर के वजन से ज्यादा है। इसलिए बी पर ए की तुलना में नीचे की दिशा में ज्यादा प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो हमने ये सीखा कि पानी नीचे की दिशा में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेकिन क्या नीचे की दिशा एकमात्र दिशा है जहां पानी प्रेशर डालता है? इसका उत्तर देने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक प्लास्टिक कंटेनर में पानी रखा हुआ है। चलिए इस फ्लूइड को 5 बराबर लेयर में डिवाइड करते हैं और हर एक लेयर में एक छेद करते हैं। हमने क्या नोटिस किया? पानी 5 होल से बाहर निकल रहा है, जो कि लाजमी है, लेकिन इस लीकेज का कारण प्रेशर है जो बोतल की दीवारों पर पानी एक्सर्ट कर रहा है। जी हाँ, पानी बोतल की दीवारों पर भी प्रेशर डालता है। तो लिक्विड न केवल नीचे की दिशा में बल्कि साइडवेज भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। इसके अलावा हर एक छेद में से बहने वाला पानी कितनी दूर तक जाता है,
इसे ध्यान से देखें। नीचे की छेद से आने वाला पानी मैक्सिमम दूरी को कवर करता है, जबकि दूरी कम होती जाती है जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं। ये हमें प्रेशर के बारे में क्या बताता है? ये हमें बताता है कि अन्य पॉइंट्स की तुलना में इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक और भरी हुई बोतल लें और उसमें एक ही लेवल पर कुछ छेद करें। इन छेदों से बाहर आने वाले पानी को ऑब्जर्व करें। हर एक छेद से पानी एक ही दूरी को कवर करता है। यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि एक ही गहराई से पानी द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर सभी दिशाओं में समान है। यानी कि अगर हम बेस से एक ही दूरी पर कुछ पॉइंट्स को लेते हैं तो इन पॉइंट्स पर पानी सभी दिशाओं में इक्वल प्रेशर डालता है। अब एक कंटेनर में एक प्लास्टिक की गेंद को पानी में डुबाने की कोशिश करें। ये हर एक बार ऊपर आती है जब भी आप इसे छोड़ते हैं, तो ये हमें बताता है कि गेंद पर ऊपर की दिशा में फोर्स एक्ट कर रही है। ये बॉयंट फोर्स कही जाती है। आप इस फोर्स के बारे में हायर ग्रेड्स में अधिक सीखेंगे। अब तक हमने सिर्फ पानी के बारे में बात की है, तो चलिए हम दो प्लास्टिक की बॉटल्स लेते हैं, एक पानी से भरी हुई और दूसरी केरोसिन से भरी हुई। ध्यान दें कि दोनों बॉटल्स शेप और साइज में एक समान हैं। दोनों बॉटल में एक ही हाइट पर एक छेद करें, मतलब ये डिस्टेंस दोनों में एक बराबर हो। लिक्विड छेद से बाहर बह रहा है। दोनों केस में लिक्विड द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस को मेजर करें। आप देखते हैं कि पानी ज्यादा दूरी कवर करता है। क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? इसका कारण यह है कि पानी कंटेनर की दीवारों पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है केरोसिन के मुकाबले। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा है? हमने सीखा है कि लिक्विड्स भी प्रेशर अप्लाई करते हैं और वे सभी दिशाओं में प्रेशर डालते हैं। क्या हवा भी प्रेशर डालती है? हम इसे हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।